Hello and welcome to the interaction session related to the new course on air transportation. My name is Rajkumar Pant, I am the course instructor. This particular session aims to introduce you to the course, and also we will have a discussion regarding some of the topics which are going to be covered and not going to be covered in this course. For that purpose, I have invited two of my colleagues to come and interact with me. The session is going to be bilingual. It will be in English and Hindi. तो कुछ सवाल हिंदी में पूछे जाएंगे तो उनके जवाब भी हिंदी में दिए जाएंगे, और कुछ सवाल अंग्रेजी में and they will be answered in English. But we may also go into a mixed language mode once a while. So to start the session, I would like to first introduce the two gentlemen who are here in the studio with me. To my right is Naumanuddin. Naumanuddin has been a teaching assistant for several of my ongoing courses. He is currently employed in Larsen & Toubro in Powai, Mumbai, and with a master's in aerospace engineering from IIST Trivandrum and a bachelor's in aerospace engineering. He has also worked with me first as an intern and then as a project research associate. To my left is Akhileshwar Munshi. He is currently a post-baccalaureate fellow funded by NPTEL, which is a new scheme of NPTEL where the course toppers are eligible to come and work with a professor for a period of 1 year, during which they are paid a healthy stipend as well as a house rent allowance. So he has just joined a couple of months ago. So they are going to ask me some questions on behalf of you, the prospective students, and I'll try my best to give whatever answers are appropriate, and if I'm going to cover the details of that question in the course, then I'm going to point towards that. So ये बड़ा informal session है और हम अब शुरू करना चाहेंगे. So let me start first with Naumanuddin. Thank you sir for this introduction. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना बीटेक किया था तो मेरे बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एयर ट्रांसपोर्टेशन नाम का कोर्स नहीं था, तो ना तो कोर में था और ना ही एज एन इलेक्टिव कोर्स इट वाज अवेलेबल इन द सिलेबस. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस बात की कहाँ से ये आई कि इस कोर्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस कोर्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो क्या आप इस पर अपना विचार रखेंगे? तो मज़े की बात यह है नौमान कि जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे सिलेबस में ये कोर्स था. प्रोफेसर CL बटारा, मुझे याद है, उन्होंने ये कोर्स लिया था और तभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हम एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर, प्रोपल्शन, कंट्रोल, डिज़ाइन ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, उसमें क्या पेचीदगियाँ होती हैं, एयरपोर्ट पे उतरता है तो कैसे उतरता है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके बारे में अच्छे से कर सकें. तो यही मेरे मन में आया और मैंने इस कोर्स के बारे में सोचा. एक और बड़ी मज़ेदार कहानी है इस कोर्स के पीछे कि एक बार तो जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने PhD के लिए इंग्लैंड गया था, तो मेरे PhD थीसिस का 1/4 हिस्सा एयर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है. तो पहले तो मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग हादसा कह सकता हूँ हुआ था कि जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया था तो मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे गया था, तो मेरा टिकट जो है वो ब्रिटिश एयरवेज में था, जो कि ब्रिटिश काउंसिल ने बुक किया था, ठीक है, और मेरे साथ मेरी फैमिली भी जा रही थी, तो मैंने उनके थ्रू ही टिकट एक और बुक किया अपनी वाइफ का और बच्चों का. जब हम जहाज़ में बैठे तो बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, इत्तेफाक से वो भी कॉमनवेल्थ स्कॉलर था और वो भी उसी यूनिवर्सिटी में वो भी जा रहा था. तो जब मैंने उससे पूछा तो पता लगा कि उसके टिकट की कीमत तो आधी थी, ठीक है. मैंने दिए 30,000 रुपये, उसने दिए 15,000 रुपये. अब मुझे ऐसा लगा कि यार एक ही हवाई जहाज़ है, एक ही दिन एक ही जगह से हम वहाँ जा रहे हैं और इसका टिकट आधा क्यों है. तो तभी से मेरे मन में ये कीड़ा हो गया कि ये कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो हमें पता होनी चाहिए.
तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तब से मेरे मन में आया। इत्तेफाक से मेरे पीएचडी में भी हुआ। तो जब मैं लौट के आया 1997 अप्रैल मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने एक नया इलेक्टिव शुरू किया 1999 में, एयर ट्रांसपोर्टेशन, और वो लगातार 10 साल तक मैंने आईआईटी में पढ़ाया। हर साल मैंने देखा कि उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इलेक्टिव कोर्स था तो कभी 20 थे, कभी 40 थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर आपने ये बड़ा अच्छा कोर्स चालू किया, बड़ी इससे मेरी नाक मेरी बच गई। तो मैंने बोला प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ। सो व्हाट ही सेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड सर आफ्टर डूइंग बीटेक इन एरोस्पेस आई एम नॉट वर्किंग इन एरोस्पेस सेक्टर, I am working in a consulting company and we do a lot of travel. So once me and my colleagues were sitting at the airport waiting for the flight got postponed because of bad weather, and there was an announcement made because of the lack of landing facilities, there is a delay. So my friend said, oh, this fellow, he has done BTech in aerospace, he should know. And I had no answer. I felt very embarrassed. But after I did your course, I knew the answer, so I felt very happy. So देखो, आप बीटेक एरोस्पेस करो, चाहे मैकेनिकल में करो, चाहे इलेक्ट्रिकल में करो, ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें हर एक को इंटरेस्ट है. एवरीबडी लाइक्स टू नो अबाउट एयरक्राफ्ट, हाउ दे आर ऑपरेटेड, अबाउट एयरलाइंस, अबाउट एयरपोर्ट, अबाउट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पॉलिसीज़, लीगल इश्यूज़, मेंटेनेंस. तो इसीलिए हम इस कोर्स में ये सब कवर करने वाले हैं. अखिलेश, तुम्हारे क्या सवाल हैं? What are your queries? My question is that are there any prerequisites or prior skill knowledge that is required to take up this course, or anyone who is interested can? So regarding the prerequisites, well, the only prerequisite is an interest and curiosity regarding the world of air transportation. ये कोर्स कोई ज़्यादा मैथमेटिकली हैवी नहीं है. इसमें कोई बहुत बड़े कैलकुलेशंस या डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल मेथड्स ये सब नहीं है. तो कोई भी ले सकता है. इनफैक्ट इवन जो स्टूडेंट स्कूल में है, क्लास 9th 10th में है, वो भी इसको समझ पाएंगे. वैसे मैंने एक कोर्स रिकॉर्ड किया है स्वयं प्रभा टीवी चैनल में इसी विषय के ऊपर. इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई हैव डिसाइडेड carefully not to include any equations or any formulae, but in this one I have introduced some numerical portion, okay, as tutorials, so that you can understand the working of the industry much better. So no prerequisites are essential. All you need to do is to have curiosity and interest, and most of your questions I hope are going to get answered. Yes. तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस कोर्स के माध्यम से जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो भी रियल लाइफ चैलेंजेस हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उनको टैकल कर सकते हैं? हाँ, देखियो, कोर्स करने के बाद में आप उनको टैकल कर पाओगे ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कम से कम उसके बारे में जान पाओगे कि क्या क्या इश्यूज़ होती हैं. तो एयर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से संबंधित जो भी आपके मन में कौतूहल है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की. लेकिन कोर्स के बाद में आप कोई बहुत बड़ा धमाका कर सकें या इंडस्ट्री में कोई चेंज ला सकें, वो शायद संभव नहीं है. Yes. So, sir, I'd like to ask, like, I myself, I have my BTech in electrical engineering. So, for students like me who are from non-aerospace engineering background, what benefit this course can bring? Like, how can this course add on to the skill set of both non-aerospace as well as aerospace background students? This is a very good question. So, look, one part of the course is to introduce you to the complexity and to the variety of problems that the air transportation field offers. The second is, if you are an electrical engineer or a civil engineer or a mechanical engineer or even an aerospace engineer, ultimately when you look at the possibility of working in the air transportation sector, you need to be aware of the background situation. There are several people I know who work in the IT sector and they work on the aerospace related IT, but they don't have any awareness about other aspects. So they say, okay, I can do airline scheduling, I can do airport layout, but I have no feel for the other aspects. So
as a student of electrical engineering or computer science or mechanical or aero or even civil, you will be able to broaden your horizon to get to know about one possible area where your knowledge could be applied, and that will definitely make you a more aware as an engineer, and plus you might end up with an opening in the sector where you can say that because I have a background, I am more suited than my other competitor who may be good in this aspect but lacks the overall exposure. So definitely it can be of some help in the future. तो जैसे हम जानते हैं कि एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिलेटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। सो क्या अभी आजकल के दौर में हम एआई को यूज़ कर रहे हैं क्या उसके ऑपरेशन में यूज़ करने के लिए फॉर द एडवांसमेंट इन द एयर ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल कर रहे हैं, और इस कोर्स में भी हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत टचअप करेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके आप मेंटेनेंस में या ऑपरेशंस में थोड़ा सा एफिशिएंसी ला सकते, इवन सेफ्टी का भी इशू एआई से फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, देखो थोड़ा एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा इसमें, बट एक चीज़ याद रखो कि एआई जो है तब काम करता है जब आपके पास पुराना डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस में जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके एआई नए ट्रेंड या नए सॉल्यूशंस निकालता है। तो सिर्फ डेटा के बेसिस पे आप अगर एआई करोगे तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल, इट विल नॉट बी रियलिस्टिक। बट अगर आप अपनी एयर ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज को यूज़ करके एआई का इस्तेमाल करोगे तो जो ट्रेंड एआई बता रहा है उसमें कौन से इम्प्रैक्टिकल हैं, कौन से अनसूटेबल हैं, ये आप तुरंत निकाल सकते हो। तो डेफिनेटली उसमें उस समय इस कोर्स का बहुत फ़ायदा होगा। So, sir, whenever we hear about air transportation, the first thing that comes particularly in my mind is that air transportation is definitely the fastest and also the most expensive mode of transport that we have. So, what are the primary factors that drive and set this high cost? And is there any possibility that in the near future this might become as affordable as our railways or our sea shipping, etc.? Okay, so air transportation is inherently costly in terms of money, but if you look at the big picture, the total cost, interestingly you will find that in some cases air transportation may actually be not that expensive as it seems to be. So look, in my course also I am going to cover a section called as the generalized cost of travel, which basically means the total cost of travel. So when you travel from A to B, you have an origin, then you go to the nearest junction, maybe the railway station, maybe the bus stop, maybe the airport. There is some cost involved in transporting yourself to that junction, generally by road or by metro or by train or by a taxi. Then you have the flight cost. Then you have also the cost of infrastructure. Now, to allow railway line to be constructed between 2 points, someone has to lay the railway tracks and provide the structure. That also has a cost with it. So there was a very interesting study carried out in the California corridor between San Francisco and Los Angeles, and it was found that if you look at all the costs into consideration, the environmental cost, the cost of infrastructure, the cost of time, the cost of safety, it was found that if I set up a new transportation system between two major cities, air transportation is the cheapest mode in an overall sense. Okay? But what we normally consider cost is the freight price or the ticket price. So ticket price of air transportation can never be in real terms be lower than the railways. In an exceptional case where some airline wants to somehow enter the market and they are offering literally free tickets, like Air Deccan, you know, they offered 1 rupee tickets in the beginning to people to enthuse people to travel, because people had a mental mind block that we cannot afford to go by air. So they said, let us allow. So it was a very good marketing gimmick also. 2 or 3 seats per aircraft were, instead of giving it free of cost, they were saying it will be 1 rupee ticket. So many people considered air travel. And once they got the taste, they said, oh, this is really good. Okay. So I am going to cover this in the course. I am going to cover airline economics. I am going to cover airport financing and costing. So from there you can draw some ideas about what can be done
to reduce the wastages and to reduce the cost of operation. There is a detailed tutorial on the estimation of direct operating cost of an airline. Okay. So, there you will get an idea what factors affect the operating cost, where it can be reduced. Okay, next. तो मैं आपसे इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब हम देखते हैं कि बस का टिकट है या ट्रेन का टिकट है, सो फ्रॉम ए टू बी इट इज़ वेल डिसाइडेड, सो इट इज़ प्री डिसाइडेड एंड वी कैन बुक इन एडवांस. बट फ्लाइट टिकट के केस में ऐसा नहीं है. तो जब हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और वहाँ एक ही दिन में सुबह और शाम में टिकट में काफ़ी चेंज होता है, तो उस प्राइस टिकट को कौन करता है और उसमें इतना वेरिएशन क्यों होता है फ्लाइट टिकट में? बहुत बढ़िया सवाल है. तो इसको कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग और ये हमारे इस कोर्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. डायनेमिक प्राइसिंग बाय द वे सिर्फ एयरलाइन में नहीं होती है, डायनेमिक प्राइसिंग और जगह भी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होटल का कमरा बुक करते हैं कहीं पे, वहाँ भी आप देखोगे कि अगर आप जिस तारीख में आपको मकान का कमरा किराए पे चाहिए उसके जस्ट थोड़ा पहले बुक करोगे तो शायद बहुत महंगा मिलेगा, बहुत पहले से करोगे तो सस्ता मिलेगा. और कई बार क्या होता है कि जिस दिन आपको कमरा चाहिए आप अगर उस दिन करोगे तो हो सकता है वो बहुत सस्ता भी मिल जाए, क्योंकि होटल के लिए तो वो वेस्ट है ना. एक भाई होटल में अगर मान लो 100 कमरे हैं और अभी 10 ही कमरे भरे हैं, 90 कमरे अगर मान लो नहीं गए किराए पे तो उसका तो वेस्ट हो गया, राइट. इट हैज़ गॉट नो स्टोरेज वैल्यू, यू कैन नॉट पुट इन्वेंट्री, वो कमरे तो गए. तो इसको कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग. इसका एक बहुत ही डिटेल्ड एल्गोरिथम होता है, राइट. अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ अब रेलवे में भी आ गई है. बहुत सारी जो ट्रेन हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह हैं, इनमें डायनेमिक प्राइसिंग होती है. कई बार आप देखोगे कि प्राइस ऑफ द वंदे भारत इज़ मोर देन द एयर टिकट. ये मेरे साथ एक बार हुआ था. मैं एक बार किसी काम से गोवा गया था, तो मुझे अपना रिटर्न टिकट कैंसिल करना पड़ा, मुझे अर्जेंटली आना पड़ा. तो मैंने देखा कि जिस प्राइस में वंदे भारत का टिकट था 1680 रुपये था शायद, 2000 रुपये में मुझे आकाशा एयर का फ़्लाइट टिकट मिल रहा था, है ना. तो डायनेमिक प्राइसिंग जो है अब सब जगह आ गई है धीरे धीरे. बसों में भी अभी आ गई है. अगर प्राइवेट बस आप देखोगे तो उसमें एक बेस प्राइस होगा और उसमें थोड़ा सा बिडिंग का भी होता है. ये सब हमारे कोर्स में कवर होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर एक अलग लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड किया गया है. So this Akasa Airline thing that you said, it actually was what I was expecting, to airline price to be almost at par with the other modes of transport price. So sir, with this I have a query regarding this luggage allowance that we have in our, that these airlines give us to commercial civil passengers. So it is normally 15 to 20 kg for most domestic flights in India, and it also varies from travel class and also somewhat from airline to airline. But my question on this is there any overall regulation by the authorities, or is there any specification given by the aircraft manufacturers for this, or is it purely decided by the airline? No, this is a purely commercial decision by the airline. Different airlines have different models because they are attracting different types of customers. So my course covers this. There is one session lecture on low cost carriers or LCCs. There is one session on legacy carriers or full fare airlines or full service airlines. So you will find that every airline has got not only one fare. If you book the ticket from the airline website, you will find there are 3 fares available. There is a saver fare available, there is a, there are different names. Okay. So in different fare classes, there are different facilities offered to attract the customer. Some airlines, they say our fares are rock bottom, every bag will be charged. So they say if you are traveling with only cabin baggage, then why should you be made to pay the fare compared to a passenger who is carrying 15 kg? Some airlines like Southwest, they were having the policy 2 bags go free. But now I must share with you that they are changing the policy. But earlier they had a policy that bags fly free. It was their selling point. 2 bags were allowed to be checked in by the passenger. Okay. So this is not fixed by the regulatory bodies. Okay. What can happen is that some kind of control on the pricing mechanism can be brought in so that airlines don't collude and start charging you
2,000 rupees per bag and everyone decides to do it, then there is a regulatory body who will say, no, this is unfair competitive practice. So as long as it is reasonable, and if some airline says, I'm going to make you take 3 bags free, they will say, no problem, this is a service to the customer. But if airlines start colluding and create scenarios where passengers are clearly inconvenienced, then the regulators come in and put some constraints. But otherwise, the manufacturer tells the airline that there is something called as a operating empty weight, and then on that you have the zero fuel weight. Okay, this will be all covered in the course in detail. So as long as your fuel and payload together is not exceeding the zero fuel weight, you are allowed. I mean, as long as your operating empty weight and payload is not exceeding the zero fuel weight, you can carry whatever baggage or cargo you want. Okay. तो जैसा भी हम एयरलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि क्या आपने ये चीज़ को कवर किया है कि जैसे हम देखते हैं कि जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं एयरप्लेन, तो समटाइम्स बैड वेदर कंडीशंस की वजह से फ़्लाइट डिले होते हैं, तो उनका क्या कारण होता है और ये एयरलाइंस अपना रूट्स और शेड्यूल कैसे डिसाइड करते हैं? तो इस क्या ये आपने अपने कोर्स में कवर किया है? बिल्कुल कवर किया है, यही तो मेन चीज़ है. एक लेक्चर है ऑन एयरलाइन राउटिंग एंड शेड्यूलिंग, एक लेक्चर है कि हाउ डू दे हैंडल डिसरप्शन, कौन कौन सी वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल या पोस्टपोन होती हैं, जब वो होती हैं तो पैसेंजर्स को क्या फैसिलिटी मिलती हैं या मिलनी चाहिए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं, तो ये सारे कवर्ड्स हैं. एक देखो मोटा मोटा क्या है, इस कोर्स के 4 या 5 कैप्सूल हैं. हिस्ट्री एंड रेगुलेशंस, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और थोड़ा सा मेंटेनेंस पॉलिसी रूल्स के बारे में. तो इन अलग अलग सेक्शंस में ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं. जो भी तुमने अभी पूछा ये सब अलग अलग लेक्चर्स में कवर्ड है इसमें. Sir, most of us who have traveled by air have heard or seen about ATC, the air traffic controller, and they operate from a huge tower near the runway. So I wanted to know that exactly how do they operate and what are their responsibilities, liabilities and duties that they are required to perform and how do they fulfill it? Well, on this specific topic there are actually I think 3 lectures, okay, in this course, where we will, one of them is an overview of air traffic management and one of them is modern trends and emerging areas in air traffic management. The third one I think also covers things like ILS system for precision landing, lighting of the runways. So there is enough in the course to answer the queries regarding air traffic control. ATC is a very big issue. Actually I can plan a full course on ATC, but that will become too complicated and maybe in the future I might consider doing it. But currently in this course 1/5 of the course covers ATC, navigation and instrumentation on the aircraft. Yes. तो मैं आपसे एक रियल लाइफ सिनेरियो का पूछना चाहता हूँ. जैसे हम सबको मालूम है कि पैंडेमिक आया था कोविड-19 और उसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट जितना डिस्टर्ब हुआ है तो वो एकदम बंद हो गया था. तो उससे कितना असर पड़ा है एयर ट्रांसपोर्ट पे और उसको कैसे टैकल किया है इस चीज़ में. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस चीज़ को अब क्या हम अब तैयार हैं अगर ऐसा पैंडेमिक या एपिडेमिक होता है तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, ये भी अच्छा सवाल है. एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पे डायरेक्टली अफेक्ट होता है, तुरंत उसको चोट लगती है. तो मेरा एक लेक्चर है जिसका नाम है रेजिलियंस ऑफ द ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. उसमें मैंने क्या किया है पिछले 20-25 साल से, बल्कि ज़्यादा 1978 से शुरू करता हूँ मैं, क्या क्या इंसिडेंसेस हुए और उनसे क्या फ़र्क पड़ा और उसके बाद क्या क्या नुकसान हुआ. लेकिन उसका पूरा जो अल्टीमेट जो उसका आउटकम है वो ये है कि कुछ भी हो हम रिकवर कर जाते हैं और हमारा जो 1 साल 2 साल धक्का लगता है लेकिन जो हमारा एक ग्रोथ का ट्रेंड है हम वापस नीचे होके उस पर दोबारा आ जाते हैं और कई बार एक्सीड भी करते हैं. सेम चीज़ कोविड-19 के बारे में भी है. एक्चुअली कोविड-19 के पहले भी पैंडेमिक आए थे. एक सार्स का पैंडेमिक आया था जिसने कि एयरलाइंस को बहुत धक्का दिया था. तो सार्स पैंडेमिक के दौरान कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए गए थे जिससे कि
वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस हमें कोविड पैंडमिक को हैंडल करने में बहुत काम आया। तो जैसे जैसे कोई भी किस्सा होता है तो हम उससे सीखते हैं और आगे के लिए हमें कुछ उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये पूरा एक लेक्चर में कवर्ड है। So, sir, what I would like to ask now is that the routes of the flights that are shown on the map, they are mostly curved lines, and in some special cases, for some longer flights, they are even more complicated lines, even for direct flights. So, why is it so? Why aren't there straight lines for the shortest route? Okay, so I'll give you two answers. First thing is that what appears to you as a straight line being the shortest route is a problem because you are looking at a three-dimensional earth with a two-dimensional line. So there is something called as a great circle distance between any 2 points, which is the shortest distance, and it need not be a straight line. It may be actually a curved line on a straight map. So first point is this, because what you are seeing is called as a Mercator projection of the earth, which is a flat projection of a curved earth. One thing. Second thing is, even though there is a shortest route between A to B on the great circle, the aircraft may not be able to fly that route. Why? This has been covered in the portion on navigation, but I'll give you a rough answer that whenever aircraft is flying, it generally has to be monitored at regular intervals. For that, there are generally a lot of ground-based stations. So, it is the desire that you fly over the station, report the position. If there is a error, you can correct the error. Okay. Now there are much better navigation systems available. So this particular constraint is slowly getting removed. So more and more direct routes are going to be available. Another reason why we don't fly directly is because while flying from A to B at any point in the route, suppose we have a technical problem, let us say you have an engine failure. So there is a rule that within so many minutes of flying time there should be an airport which can handle your landing. So many a times this is constrained by that. So all along the route you need to be able to divert to an airport that can handle you. So this comes under what is called as ETOPS or EROPS. So again there is a special lecture on ETOP regulations, how they were evolved and what is the current situation and how we are now trying to make aircraft. So initially ETOPS was 1 hour, then it became 2 hours, then 270 minutes, 340 minutes. So we are improving as the prediction of the engine failure and the reliability of the engines is increasing, the ETOP times are also increasing. So all that is covered in the course and you will get your answer in a detailed manner in the course. I don't want to elaborate here. Okay. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर फेयर और फ्लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं और क्या ऑपरेशंस उसमें यूज़ होंगे? तो क्या आपने ये सब अपने कोर्स में कवर किया है? किया है, लेकिन बहुत विस्तार में नहीं किया है क्योंकि वो हो नहीं सकता। डिमांड बढ़ेगी ये निश्चित है। टेम्परेरी ग्लिच आ सकते हैं, जैसे कोई पैंडेमिक आ गया या कोई सिचुएशन आ गई। सपोज़ कल पता लगा कि पूरे विश्व की इकोनॉमी फेल हो गई और बहुत बुरा टाइम आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो डिमांड डेफिनेटली गिर सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। ठीक है, अब उसको मैनेज करने के लिए हमें एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी कि आज एयर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी कहो काफ़ी वेस्टफुल चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया, इसका जवाब मैंने दिया था कि हमें एक पर्टिकुलर रूट पसंद है लेकिन हमको जाने के लिए मजबूरी है कि रास्ते में हमको एयरपोर्ट चाहिए। अब हम अगर मान लो एयरक्राफ्ट को इतना रिलायबल करें कि डाइवर्शन की ज़रूरत कम पड़े तो हम रूट को और भी ज़्यादा अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। ATC रेगुलेशन वाले कहते हैं कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इम्प्रूव हो, हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो तो हम डायरेक्ट रूट दे सकते हैं। तो वो अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार रिसर्च चल रहा है इस फील्ड में, क्योंकि देखो क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन अगर डबल हो गया तो ज़मीन तो धरती तो उतनी ही है, राइट। आप ये तो है नहीं कि 2 धरतियाँ हमारे पास हैं, एक बैकअप है हमारे पास।
तो जमीन उतनी ही है। अच्छा, पानी का स्तर तो बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे एयरपोर्ट जो नदी के जो किनारे हैं वो डूबने वाले हैं, तो लैंड मास कम होने वाला है, तो हमको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अब लोग बाग नए सिस्टम पे बात कर, लोग बाग जैसे एयरशिप्स की बात कर रहे हैं कि चलो हम एयरशिप को यूज़ कर सकते हैं, जिसको एयरपोर्ट नहीं चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट कर सकता है। उसके अपने लिमिटेशन ज़रूर हैं, पर वहाँ भी काम हो रहा है। तो इस कोर्स में मैंने एयरशिप्स का ज़्यादा कवर नहीं किया है, खाली एक लेक्चर है अबाउट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यूचर यूजिंग एयरशिप्स। बट कहने का मतलब ये है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपर्ट हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि हम थ्रूपुट बढ़ा सकें और उसी रिसोर्स या उससे कम रिसोर्स में हम डिमांड मीट कर सकें। तो इस कोर्स में उसके बारे में ब्रॉडली बताया गया है, लेकिन अगर आप ये कोर्स करेंगे, समझेंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं, इस एरिया में आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। So sir, for different types of flight like domestic and international or civil and cargo especially, are there different lanes and routes assigned? And if so, if there are different lanes, how are they demarcated and distinguished? So the lanes are the same because both of them are controlled by the same air traffic controller right now. The military and the defense aviation, they have a separate area. There are certain airspaces demarcated for them called as a defense airspace. So the civilian aircraft can go there only in emergency and with prior permission and approval. So there are, you can say, two kinds of operations, civilian and defense. Now we will not cover defense operations in this course. But under civil aviation, whether it is a helicopter, whether it is an aircraft, whether it is an airship, whether it is a cargo, passenger, turboprop, piston prop, small, large, they are all in the same route. They may have different altitudes depending on the capacity and the preference of the aircraft type, but they are all controlled by the same air traffic controllers, cargo as well as passenger, international as well as national. ओके तो जैसे भी आपने मेंशन किया कि आप डिफेंस ऑपरेशन को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अभी हम जानते हैं कि रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंधु, सो विच इज़ अ सडन ऑपरेशन बिकॉज इट वाज नॉट प्री प्लान। तो आपको क्या लगता है कि ये विल दैट बी अ पार्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन? क्या मिलिट्री ऑपरेशंस भी एयर ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है? और क्या ये मिलिट्री ऑपरेशंस को भी एटीसीओ से परमिशन लेना होता है या उनको इन्फॉर्म करना होता है? सो ये किस तरीके से काम करते हैं सब लोग? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारे इस कोर्स का फोकस है सिविल एविएशन, हम बेसिकली बात करेंगे सिविल एविएशन की। तो डिफेंस एविएशन में क्या होता है इस पे चर्चा हम नहीं करने वाले, ठीक है। सिर्फ एक लेक्चर ऐसा मेरा है जिसमें कि मैं एयरक्राफ्ट के जो होते हैं ना रजिस्ट्रेशंस, उनकी बात करता हूँ कि कैसे, जैसे आपके स्कूटर की या मोटरसाइकिल की या कार की एक नेम प्लेट होती है ना, 24BH1576C, तो हर एक का एक मतलब होता है। इसी प्रकार हर एयरक्राफ्ट का भी एक ARC होता है, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन कोड। तो जब मैं उसके बारे में रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि भाई जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं इनके भी तो कुछ कोड होते होंगे। तो कौतूहल मुझे भी आया, तो मैंने कौतूहलवश थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आप जानते हो डॉक्टर कोटा हरिनारायणा जो हैं वो ये LCA या जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है इसके चीफ डिज़ाइनर हैं। तो उनके सम्मान में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके आगे KH लिखा हुआ है, KH001 पहला प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ें मिली, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने वो डाल दिया कोर्स में। हालांकि वो मिलिट्री एविएशन में आता है। तो तुम्हारा सवाल जो है वो ये है कि क्या हम इस कोर्स में मिलिट्री एविएशन कवर करेंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैसे ऑपरेट करते हैं? नहीं, उसका एक अलग एरिया है जिसको हम कहते हैं डिफेंस लॉजिस्टिक्स, राइट। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर करी है इस कोर्स में कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो तुरंत पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया के एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया। तो अभी खबर आई थी कि उसकी वजह से, केवल उसकी वजह से एयर इंडिया मात्र को 4000 करोड़ का लॉस हुआ। तो क्यों हुआ लॉस, वो मैं कवर करूँगा कि अगर कोई कंट्री अपना एयर स्पेस बंद कर दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकली स्पीकिंग एज़ पर इंटरनेशनल लॉ हर कंट्री के पास राइट है कि जो एयर स्पेस उस कंट्री के ऊपर है वो उसका सॉवरिन एयर स्पेस है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आज से तुम्हारी कंट्री के हवाई जहाज़ के लिए मेरे एयर स्पेस में एंट्री बंद है।
ठीक है। अब इसको कोई चैलेंज करेगा तो करेगा, वो बाद में होता रहेगा, लेकिन उस समय मैं बंद कर दूंगा, मैं कहूँगा नॉट परमिटेड टू एंटर, तो आपको नहीं परमिशन मिलेगी। तो क्या हुआ कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुए थे फरवरी कुछ सालों पहले, तुरंत पाकिस्तान ने नेक्स्ट डे से इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने भी उनके लिए बंद कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक महीने बाद उन्होंने खोल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, क्योंकि जब आप जाते हो एयर स्पेस तो आप पैसा लेते हो। जब कोई एयरक्राफ्ट किसी एयर स्पेस पर जाता है तो उस कंट्री को पैसा देता है उसमें यूज़ करने का, क्योंकि आपको एयर ट्रैफिक फैसिलिटी दी जा रही है, आपको ATC कंट्रोल सर्विस दी जा रही है, तो उसके लिए चार्ज होता है। तो उनको लगा कि अरे हमने हाउस में मना तो कर दिया, लेकिन अब हमारे हवाई जहाज, अब दूसरा क्या होता है, यू हैव टू डाइवर्ट द प्लेन्स, करेक्ट, तो उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है। तो उस समय का न्यूज़ था कि इंडियन एयरलाइंस टोटल, ऑल एयरलाइंस टुगेदर, दे लॉस्ट 800 करोड़ रुपीज़ इन दैट टाइम, बट विद इन अ मंथ और सो पाकिस्तान रियलाइज कि इसमें मेरा ही नुकसान है, सो दे ओपन द एयर स्पेस, ठीक है। देन इंडिया ओपन ऑल्सो द इंडियन एयर स्पेस टू देम सिमिलरली ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं कवर करूँगा इस कोर्स में कि बट मेरा पर्पज़ क्या है कि ये होने से सिविल को क्या फ़र्क पड़ा, उल्टा मैं नहीं करता हूँ। अब दूसरा तुम्हारा सवाल होता है परमिशन का, तो मज़े की बात यह है कि टेक्निकली स्पीकिंग हर सिविल एयरक्राफ्ट को डिफेंस से परमिशन लेनी पड़ती है, उल्टा। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि मेजर एयरपोर्ट्स पे देयर इज़ वन एयरफोर्स लाइजन यूनिट, ALU, तो वहाँ पर एयरफोर्स के लोग रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि ये जो हवाई जहाज आ जा रहे हैं ये नॉर्मल लग रहे हैं कि कोई इसमें घुसपैठिया है ना। तो इसीलिए टेक्निकली क्या होता है, एवरी फ्लाइट हैज़ टू बी क्लियर्ड बाय डिफेंस, बट इट इज़ ऑटोमेटिकली गिवन, वो ऐसा है कि दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रोक सकते हैं अगर उनको लगा ये संदिग्ध है। तो कई बार क्या होता है, विदेश के लोग जो होते हैं वो हमारे यहाँ स्पाइंग करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट ले लिया, उसमें कैमरे फिट कर दिए, अब वो उड़ रहा है सिविलियन के नाम पे, लेकिन वो स्पाइंग कर रहा है, तो ये लोग ताड़ जाते हैं कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका रूट ठीक नहीं है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो फिर ये लोग, तो मज़े की बात ये है कि डिफेंस वाले जो हैं वो मना कर सकते हैं, और अगर सिविल एयरक्राफ्ट डिफेंस में घुस गया तो उसको वार्निंग दी जाएगी और उसको शूट कर सकते हैं। रशिया ने किया था, रशिया ने कोरिया के एक हवाई जहाज को गिरा दिया था, में बहुत से लोग मर गए थे और बहुत नाम खराब हुआ था, पर उन्होंने बोला कि ये बहुत संदिग्ध था और हमने कई बार पायलट को वार्न किया, नहीं माना, तब हमने ये काम किया, हमने मिसाइल से उसको गिरा दिया। तो ये मतलब एक एनेक्डोट है। तो हम इस कोर्स में वो कवर करेंगे कि सिविल पे क्या फ़र्क पड़ा, बट डिफेंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसके लिए शायद अलग कोर्स कभी फ्यूचर में होगा। का एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हम सिविल और मिलिट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कोई स्पेस मिशन होने वाला है, तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें और ATC का क्या रिलेशन होता है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और जब कोई स्पेस लॉन्च होना होता है तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है एयर ट्रांसपोर्ट को? बहुत अच्छा सवाल है। एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक टर्म है NOTAM, नोटिस टू एयरमैन। तो जब कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कि रॉकेट लॉन्च है, या तो जैसे L&T में काम करते हो तो तुम्हारे एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है ना, वो टेस्टिंग के दौरान वो जो एरिया होता है उस एरिया को कह दिया जाता है कि यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर UAV उड़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड से उड़ रहे हैं, तो यहाँ खतरे से खाली नहीं है। डिफेंस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो उड़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग टेस्टिंग करते हैं मिसाइल की, आपने एक UAV लॉन्च किया, टारगेट लॉन्च किया, हमने उसको गिराया, तो वहाँ खतरे से खाली नहीं है। तो एक NOTAM इशू होता है, उसके लिए पहले आपके जो ऑपरेशन वाले लोग हैं वो ATC ऑफिस को फाइल करते हैं कि हमें ये टेस्ट करना है इस हाइट पे, इस दिन, इतने एरिया में, तो वो लैट लॉन्ग हाइट देते हैं। तो हर फ्लाइट के पहले पायलट जो होता है उनको जो NOTAM इन फोर्स हैं वो पढ़ने पड़ते हैं कि आज इस जगह ये होने वाला है, इधर श्रीहरिकोटा में एक रॉकेट लॉन्च होगा, उसका दिशा इस तरफ से है, तो इस एरिया में मत जाओ। कई ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो मिले हैं जिसमें पैसेंजर ने रॉकेट लॉन्च को वीडियो में कैप्चर किया है, ऐसे भी मिले हैं, तो वो बॉर्डर के बाहर से किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी हम कवर करेंगे। जो हमारा ऑपरेशन वाला पोर्शन है एयर नेविगेशन, उसमें ये कवर होगा। And so, sir, we have often heard reports and claims and statistics showing that our air transportation is the largest
contributor to greenhouse gases and has the largest carbon footprint among all modes of transport. So, what exactly is the modern air transport industry doing to tackle this situation and improve this statistic, means to bring down this footprint? Okay, so this is a wrong statement first of all. I'll give you the right numbers. So the total contribution of greenhouse gases by aviation globally is just 2%. Okay, just 2%. And if you look at the if you look at just the transportation systems, the largest carbon footprint is by the cars, and then 12% is only by the aircraft. Having said that, there is a problem. The place where we pollute the most are two. One is at the airports when we are taxiing on the ground before takeoff or warming up the aircraft, and the other is at the cruising altitude of 36,000 feet, where we have a problem that we are disturbing the ozone layer. So, although we are only doing 2% damage currently, 2.5% maybe, but we are doing it at the worst possible place. Okay. So, therefore, what is happening is the effect of the pollution created by air transportation can be very long lasting, and therefore, I have one lecture on this, environmental impact assessment of air transportation. I have recorded a full lecture on it. There I talk about not only emissions, also about noise. Another big problem is noise pollution. So, they will be covered in the course in detail. तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी दिवाली का वक्त था, तो ये पीक ट्रैवल टाइम था, तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, अपने अपने घरों पे जाते हैं, तो उस टाइम पे एयरपोर्ट इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है? इतने ऑपरेशंस इन अ डे, तो हाउ दे हैंडल द सिचुएशन इन पीक ट्रैवल टाइम? सो जब हम एयरपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको पीक थ्रूपुट के लिए डिज़ाइन करते हैं, राइट? और उसमें कुछ एक थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि अगर हमारी जो कैपेसिटी है, देखो एक बहुत सिंपल कोरिलेशन है कैपेसिटी और डिले के बीच में, ठीक है? अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो डिले भी ज़्यादा होगा। तो एक हम उसको कहते हैं कि एक्सेप्टेबल डिले, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो जब हम एयरपोर्ट को प्लान करते हैं तो हम ये सब चीज़ ध्यान में रखते हैं। एयरपोर्ट में अक्सर ये होता है कि एक पर्टिकुलर विंडो में पीक में लोग आएंगे और फिर वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक कम होगा। तो कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि 24 घंटे में केवल 4 घंटे खुले रहते हैं, मतलब बिज़ी रहते हैं, बाकी समय वहाँ हवा नहीं हुई, कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि ये ट्रांजिट एयरपोर्ट्स हैं, ये हब एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं। तो इन सब का ख्याल रखा जाता है और एयरपोर्ट प्लानिंग के चैप्टर में मैंने ये कवर किया है। थोड़ा इस बारे में बात करिए। Sir, these days we have heard quite often about a term or concept called urban air mobility, and which is being studied and researched a lot these days in the developed countries rather. And I wanted to know, is this concept of urban air mobility actually possible or feasible, or is it just a dream of paradise? Like, so it is very much possible. It is going to come very soon, and I cover this in the course through a special lecture. One lecture, see, I am not covering the design of urban air taxis because that is not part of the air transportation. What I have covered is what is called as UTM, Urban Air Taxi Traffic Management. Okay, how will, because the conventional ATC system where a person is monitoring all the aircraft is virtually impossible for UTMs. They have to be self-separating and they have to be autonomously operated. So on that we are doing some work, and we are doing research also, and plus in this course also I have recorded a special lecture on urban air taxi and UTM. So that will be covered in the course. Yeah. Okay. तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि यू आर कवरिंग द कमर्शियल एस्पेक्ट मेनली, नॉट द मिलिट्री एंड द अदर, एंड जो हम देख रहे हैं कि अभी ड्रोन्स और यूएवीज़ का बहुत ज़ोर है और बहुत रिसर्च चल रही है यूएवी पे और ड्रोन पे। तो देयर इज़ वन स्पेसिफिक टर्म ड्रोन कॉरिडोर्स, तो क्या वो भी एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और उसे हम लोग कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूएवी एंड ड्रोन? सो वो कहाँ पे हम उसको मेंशन करते हैं इन टर्म, लाइक इट इज सिमिलर लाइक यूटीएम, सो अर्बन एयर मोबिलिटी एंड दीज आर द अनमैन्ड वन, so how we are tackling them together? Okay, so
In this course, I do not cover design of UAVs, I do not cover UAV operations in that detail. Okay, I am leaving it merely to air transportation of passengers and cargo. But in the lecture on UTM, I have talked about drone corridors, I have talked about challenges which people are facing while designing pathways or corridors for drones so that they operate safely. And see, in the presence of buildings in the urban scenario, there can be winds which will be there between two buildings, they will affect the operations. All those aspects have been covered in the lecture on UTM, but you have to understand that these are emerging areas and these are very complicated. So a proper mathematical treatment of these cannot be covered in an introductory course like this. Now, as and when there is a requirement, we might look at a new course in that area. अभी तो नहीं है, इस कोर्स में इतना डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत कवर्ड है. एक कहते हैं ना कि आई हैव सेंसिटाइज द पीपल अबाउट दिस प्रॉब्लम, बट आई हैव नॉट रियली डेल्व डीप इनटू इट, क्योंकि वो एक रिसर्च का विषय है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं है. या So talking about this course, what are the prospects this course will offer from the point of view of job opportunities to our students? And like by taking up this course, can we also get the opportunity of some internship? Like I am myself a post-baccalaureate fellow at IIT Bombay. So such opportunities, will they be available for the course toppers? Okay. So this is a very nice question and I think very relevant to the students who are prospectively looking at this course. So the first thing is that air transportation is also a very big employer. If you look at as the global economy develops, as the airports come into being, as more and more airlines come into being, the first lecture of this course talks about the contribution of air transport to the economy of the country. And there I show with numbers what is the multiplier effect of job creation, of development in air transportation. Okay? There are direct benefits, there are indirect benefits. So I talk about it. So by an exposure to air transportation, definitely your job opportunities will improve, because some of you may end up in a sector where the application of the knowledge is air transportation. May not be directly, but it could be indirect. Okay? So when you tell a prospective employer that I have done a course where I have received some basic exposure to the field, then the employer doesn't have to spend money in training you or exposing you. So they are very happy. So what happens is, there is a term in English called feather in the cap. There are 5 people with the cap, one has a feather in the cap. So then immediately that person gets the attention. Similarly, a successful completion of the course with certificate is a feather in your cap. You can use it to flaunt your knowledge and attract the attention for internships, for trainings and for jobs. Now, second part is, will I be offering internships to students? Definitely yes. I offer winter internships also, I offer summer internships also. The only constraint is my availability and my commitments. So if I am myself not available, then I can't give the internship. Okay? And I don't like, honestly, I don't like online internships, because I think that online internships are not going to really work very well. Although I have given internship to some people and they have done wonderful job, many of the lectures of this course have been created by interns who worked online for me. See, but that's a different nature of work, right? So we will see. I will be happy to offer internships to the toppers, and I will be also happy to offer this post-baccalaureate fellowship, because I do work in the transportation field. I have supervised PhDs in this area, right? So why not? I mean, definitely I am interested, and I have research problems also open. But my problem is, if I take a person to work on air transportation, if they don't know the nuances of airlines, airports, air traffic control, it is too difficult for me to give them. So I prefer students. So if there are course toppers and they want to come for internship, I have interesting problems for you. तो अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इंटर्नशिप, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये कोर्स ऑनलाइन चलने वाला है, सो NPTEL के माध्यम से स्टूडेंट इस कोर्स को करेंगे और अगर वो रजिस्टर करते हैं तो वो उसका एग्ज़ाम देंगे, दे विल गेट द सर्टिफिकेट.
तो क्या इस कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी एटीसी टावर को विज़िट करने की, या किसी इंडस्ट्री को विज़िट करने की, या एयर ट्रांसपोर्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको समझने की फील्ड साइट विज़िट मिल सकता है क्या? थोड़ा मुश्किल है। पहले हम लोग ये काम करते थे। जब मैंने आईआईटी में ये कोर्स शुरू किया, जब 10, 15, 20 स्टूडेंट होते थे, तो हम उनको कंट्रोल टावर में भी ले गए, हम उन्हें जुहू एयरपोर्ट भी ले गए, हम उन्हें इंटरेस्टिंगली एक एयर डिफेंस सेंटर है मुंबई का जो काफ़ी सीक्रेट लोकेशन में है, हम वहाँ भी ले गए। ठीक है, क्योंकि क्या था, 10-12 स्टूडेंट्स हैं तो लोग मैनेज कर लेते हैं। एक बार हम नेवी के ऑपरेशन सेंटर में ले गए थे। दिक्कत क्या होती है कि जब नंबर बढ़ जाता है, राइट, तो फिर दिक्कत आती है। बट आई विल टेल यू, सो जैसे 2019 में शायद मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया था। ओके, जो कोर्स तुमने जो लिया है, तुमने टॉप भी किया है इस कोर्स में, उसका जो कंटेंट है वो सारा का सारा इंटर्न्स ने बनाया था। ठीक है, करीब मेरे पास उस समय 8-9 इंटर्न्स थे अलग अलग कॉलेजेस से। उन्होंने, वो आए सब मेरे पास, समर में रहे 2 महीना, तो उनको मैं कंट्रोल टावर, उनको मैं जुहू एरोड्रोम ले गया था, उनको मैंने हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखाया ओएनजीसी का, उनको मैंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में ले गया, उनको जो सबसे पुराना एयरक्राफ्ट इंडिया का जो टाटा ने फ्लाई किया था 1932 में, उसका एक रेप्लिका है, राइट, वो भी दिखाया। और भी जगह जगह, एक जगह जहाँ पर टायर मेंटेन होते हैं, या वो एक, बाय द वे, एक लोगों को पता नहीं है, देयर इज़ अ एयरक्राफ्ट हाईजैक ट्रेनिंग सिमुलेटर, हमने वो भी दिखाया स्टूडेंट्स को कि देखो ये ऐसे पुलिस वाले इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हाईजैक हो गया तो कैसे होगा, क्या होगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। They don't train to hijack. No. train to save. They train the police people or the the what do you say, the commandos. Okay, तो अब वो क्या था, मैंने बताया ना, छोटा ग्रुप है और इत्तेफाक से उसने परमिशन। अब क्या हो गया, एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है। तो फिर भी कंट्रोल टावर में मैं 20-25 लोगों को ले जाता हूँ, स्टिल आई टेक स्टूडेंट्स, बट नाउ the numbers have increased. So and definitely those who are online, unfortunately I can't offer them internship or visits, but if they come as interns, it might be possible, although I don't want to promise on camera कि I will give you a visit, because it depends on the permissions. Yes. Okay, but definitely if there are a few interns and if we are able to get approvals, why not? I also enjoy that. I also would like to join that. Sure. Me too, surely. No, you are anyway local people, so if it happens, we will do it. But for NPTEL post baccalaureate fellows, research topics can be given in this area, and also I must tell you, there is also a very good scope for research publications in this area. If you look at my publications record, you will find there are many papers written in the journals as well as in the conferences on topics related to air transportation. When I was actively teaching this course in IIT, now also I teach, but I have started only 2 years ago. Every year students who would work with me attend this course, they would come and say, sir, we are interested in, so we have done some projects for airline scheduling. In fact, I can very proudly say that for one particular airline, we have actually done actual scheduling and given them that what you are doing is inferior to what our code says. They were unhappy with that because it actually led to issue. Yes. Because the department of scheduling, they were told, "Arey, what are you doing? These guys are theoreticians and they can give you a better schedule." So that is the power of optimization. So we have done all these things and we can do. Okay, we have guided PhDs in air transportation. So there is also a lot of research potential in the future. So this course is a launch pad in a way for many future activities, whether it is internship, whether it is jobs. See, the airlines, the airports, they need interns to solve their day-to-day problems. If you say that you have exposure to their field, they will be happy to give you. Today what they do is they take people from IT, they take people from computer science, from civil for airport work, and then they have to spend a lot of energy in training them. So this is already available. But before I go, I would like to say one thing. If you take this course, don't take it just to watch the videos. You will get nothing out of it. Okay? Instead of watching my videos, go and watch a film. You will enjoy more and you will have more relaxation. Okay? If you attend this course,
you should register for the examination, clear it, and you should give all the assignments. Only then you can really benefit. Just listening to videos is not going to really help you. So I think we have spent enough time today to talk about the course, to talk about इस कोर्स में क्या क्या होगा, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका क्या आगे हमें मिल सकता है. तो अब आपके ऊपर है. If you are interested, if you are motivated, then I would like you to join this course in large numbers and spread the word amongst your friends. Another small point I want to mention is that intentionally I have made this course as 12-week course. I could have made it 1 month, 2 month, 3 month course, but no, I wanted to make it 30 hours 12-week course. Why? Because along with the course, I want you to also earn credits in your undergraduate and postgraduate syllabus, because I know that it needs a lot of effort, commitment and time to look at the videos and to give the assignments and to give the examination. So you must get, apart from knowledge, exposure, certificate and maybe internship, that's fine. But in your normal regular undergraduate course, you should get some credits, right? You should get some waivers. Under the new education policy, there are many institutes who are giving credit waiver for up to 2 or maybe more electives. So that is why I have converted. I have already recorded a course for the general audience on Swayam Prabha, but I decided to make a course for NPTEL intentionally by inserting more material, by inserting some numerical portion, by inserting some tutorials. I want it to be suitable for the engineers and not just aerospace engineers. This course will be interesting for any engineering graduate, because you don't know where your knowledge of robotics, of civil, of electrical, electronics, mechanical, computers, where it will be used in the airports, airlines, air traffic management, you don't know. So it's a open-ended course for most of the disciplines, and you will learn about a subject or a field and you can utilize it for the future pursuits. Yes. I would like to add one more point onto this. So if you are looking for enrollment for this course, so I would like to mention this ke it's an not direct communication, so you will be looking at a recorded video, but there is a discussion forum, so where you can ask your questions, and there are monthly interaction sessions. So I would suggest and recommend you to do attend those live interactive sessions, ask your queries and use the discussion forum where teaching assistant will answer you regularly. So in that way you will not feel that it is not direct communication. It will feel as you are learning directly from the course instructor and you are getting the queries as per your time, whenever you are watching the videos and whenever you are looking for the video. So at the time when you have doubt, you just put the question answer and you put the question in the discussion forum and you will get the answer from the teaching assistant or the instructor itself. Okay. Yeah. So in this way it will be more interactive. Yes. So, as a closing thought, we had a very good discussion regarding the benefits and prospects this course has offered to the students. Now, I have a question that is other way around. What is the future prospect of the air transportation industry, like in next 15, 20 years, 30 years? What are the next developments that you are expecting to happen in this field? Well, air transport is a field that never remains stagnant, because there is scope for improvement, there is scope for increasing the efficiency bit by bit, percentage by percentage in all the sectors. So what happens is that people are identifying the bottlenecks and trying to address those problems one by one. For example, we are currently aware that the fossil fuels will run out very soon and we will not be able to depend on the fossil fuels. Even if we discover new oil fields, there is a limit to how much oil we can get. So already the air transportation industry many years ago started looking at alternative fuels, sustainable aviation fuels, blending of the fossil fuels with naturally produced fuel, and there have been some demonstration flights even in India and also abroad of an aircraft flying fully on sustainable aviation fuel. So this also I cover in the course, in the section. I cover a topic about sustainable aviation fuel, although I don't go into the chemistry or the details, but I say that these are the ways in which people are trying. Technological initiatives, okay,
even if you look at as a passenger, you must have seen over the years more and more communication comes to you from the airline. After every flight, Air India, Indigo, they take feedback from the passengers. You get a mail and you get an SMS saying, tell us about your flight. So they are constantly getting feedback. And when they realize that this is a bottleneck, most passengers don't like our food, then they change the vendor, or they change the way in which they package the food, or they give you more choices. Okay? So whether it is air traffic management, whether it is airline operations, whether it is ticketing, whether it is airport development, whether it is anything, there is a constant, because the bottom line is hit very hard by inefficiency in aviation, and it is all about making money and competing with the other entity. So therefore, this is a field where nobody can sleep. You have to constantly be awake, and that is why there is so much of interest, so much of research potential to do in this area. So to answer your question specifically, what will happen in the near future is really anybody's guess. What I can say is that there will be continuous improvement in all aspects of air transportation as we go forward. So the closing thought here is that aircraft transportation or air transportation is definitely a multidisciplinary field which is beneficial to people coming from all backgrounds. And thank you very much, sir, for having us and giving us this opportunity. No, thanks a lot for asking such wonderful questions, because these are the questions that normally come in the minds of a student who is contemplating to take this course or to enter this area or explore this area. So you will get an overview of the sector, and then you can choose to go deeper into a particular area. All right, so thank you for spending the last nearly 1 hour with me, and we hope that this message goes across and we get a lot of interested people in the course, not only for somehow doing a course, but in really doing it with interest. We expect you to give us suggestions and feedback regarding newer modules. We want you to ask us questions in the discussion forum, and also tell us what you would like me to cover or touch upon in the interaction sessions, because right now many a times we find that there is no question. Okay? We only have to show something. Ideally speaking, you should tell us, we would like to hear this, we would like to hear that, so we can prepare and give it to you. Thank you so much, and goodbye. Namaskar.